आज हम बात करने वाले हैं चाय की खेती के बारे में। बताया जाता है कि ये चीन का पौधा था और चीन से लाया गया था। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नए अवतार में। मैं हूं साबिता ठाकुर और आप देख रहे हैं बातें खेती की, जिसमें हम बात करते हैं किसी भी फसल की खेती के बारे में। दोस्तों, चाय का कप मेरे हाथ पे देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं चाय की खेती के बारे में। चाय में कैफीन और टेनिन होते हैं जो कि शरीर में ऊर्जा भर देते हैं। काली चाय में अगर दूध मिलाकर पिया जाए तो इससे एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है और फिर ये असरदार नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं इसकी खेती के बारे में अवधेश शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका हमारे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं अपना चाय का कप रख देती हूँ और अब आपसे जानते हैं इसकी खेती के बारे में विस्तार से। शुक्ला जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाय के बगैर हिंदुस्तान में किसी की शुरुआत नहीं होती है दिन की। मतलब अगर सुबह हो गई तो चाय का कप हाथ में होना चाहिए, उसकी चुस्की के साथ ही शुरुआत होती है। तो इसकी खेती भी उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और असम में या अरुणाचल प्रदेश में इन जगहों पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चाय की खेती की जाती है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी अपने असम और अरुणाचल और देश के और भी हिस्सों के किसानों की तरफ से आपसे चाय की खेती के बारे में। चाय जैसा आपने बताया जी कि कुछ लोग तो सुबह उठने से पहले अगर उन्हें चाय नहीं मिलती तो उठ भी नहीं पाते। जी, कहते हैं मुझे बेड टी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात को देखते हुए हिंदुस्तान में चाय का इतना प्रोडक्शन हुआ कि आज हिंदुस्तान जो है वो विश्व में पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पर जी। है। और 1823 में बताया जाता है कि ये चीन का पौधा था और चीन से लाया गया था। जी। और इसको 1823 में किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट ब्रूसी थे एक मेजर, जी। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1940 से हमारे यहाँ इसकी खेती प्रारंभ हो गई अच्छी तरीके से। और उसमें किया क्या गया कि सबसे पहले इसका बीज लाया गया चाइना से और बीज ला करके इसकी खेती शुरू प्रारंभ की गई। तो ये इस तरीके से जो हमारी खेती तैयार की गई तो धीरे धीरे ये हमारा 3 जोन हमारे इंडिया में बन गए। बिल्कुल। पहला बना नॉर्थ ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन में आता है सबसे पहला हमारा आता है आसाम। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई? चाय की ब्रह्मपुत्र घाटी से। अच्छा। हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट जोन में ही है। उसके बाद आसाम में ये, उसके बाद दार्जिलिंग। तो नॉर्थ ईस्ट जोन ने ही इतना जल्दी चाय को डेवलप किया कि पूरे हमारे जो इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है हर जगह पे सप्लाई होना शुरू हो गया। उसका 52% हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट से होता है, होने लगा जी। उसके बाद फिर साउथ में हम पहुंचे, साउथ ईस्ट में। और साउथ ईस्ट में जब हम पहुंचे जाकर के तो साउथ ईस्ट में सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय का प्रोडक्शन शुरू हुआ। और उसके बाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की घाटियों में और पहाड़ियों पर ये चाय का प्रोडक्शन हुआ, जो 32% हमारा इंडिया के प्रोडक्शन का 32% जो है हमारा साउथ जो इंडिया है हमारा उससे हुआ जी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये देखा गया कि चाय का प्रोडक्शन हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी हो सकता है तो ये देहरादून में भी चाय होने लगी, अल्मोड़ा में होने लगी और आगे गढ़वाल में भी चाय का मतलब उत्तराखंड क्षेत्र को भी पूरा घेर लिया। मतलब उत्तराखंड जो है हमारा उसमें ये प्रोडक्शन शुरू हुआ। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो जिला मंडी है जी। उसमें भी इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है चाय का प्रोडक्शन इतना शुरू हो गया कि इंडिया में ये प्रथम नंबर पर हो गया। तो सर, ये जानना चाहूंगी आपसे कि चाय जितनी हमें मीठी लगती है और पसंद आती है हम सभी को, उसी हिसाब से इसकी खेती भी क्या उतनी ही मीठी होती है किसानों के लिए? चाय जो है अगर इसमें बहुत ज्यादा बीमारियां ना लगे और कायदे से इसको टेम्परेचर मिल जाए, जैसे इसकी जलवायु की जब हम बात करते हैं जी। तो ये पौधा जो है वो ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है जी। और ये जितनी हमने जगह बताई हैं ये सब ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल जलवायु का क्षेत्र और इसके लिए जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड जी का बहुत ही अनुकूल वातावरण माना जाता है जी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बिलो हो जाता है या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर टेम्परेचर हो जाता है
तो इसमें इसका विकास रुकने लगता है। और इसके लिए जो वर्षा है, जैसे कुछ प्रांत ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें बरसात के दिनों में बहुत वर्षा हो गई, उसके बाद सूखा पड़ गया। गर्मी में पता चला बरसात हो ही नहीं रही, जाड़ों में भी कभी एक बरसात हो गई तो गई। ऐसी वर्षा नहीं चाहिए। इसको 150 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा तो चाहिए, लेकिन पूरे संपूर्ण वर्ष में जो है वर्षा धीरे धीरे होती रहे। और विशेष बात जो है कि अनुकूल वातावरण, यानी मैं फिर दोहरा दूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 35 सेंटीग्रेड से ऊपर का जो हमारी तापक्रम है वो इसके लिए अनुकूल नहीं होता है। अच्छा, तो सर ऐसा माना जाता है हमारे भारतवर्ष में कि अगर हमने सुबह चाय नहीं पी तो हमारा पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता है, मतलब इतना आलस भर जाता है शरीर में, ऐसी मान्यता है लोगों की। लोगों जो तो सर में दर्द भी होने लगता है, एडिक्टेड हो चुके हैं, उन लोगों के लिए तो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर उन्होंने सुबह चाय नहीं पी तो उनसे आप हमेशा सुनिए कि आज हमारा पूरा दिन खराब हो गया, सुस्ती भरी हुई है। अब हम आते हैं इसकी भूमि पे। अगर कोई किसान इसकी रुपाई करना चाहता है या इसकी फसल लेना चाहता है चाय की, तो उसके लिए कैसी भूमि की तैयारी करे? मटियार भूमि भी इसके लिए बहुत श्रेष्ठ होती है जी, लेकिन उसमें रेत के कण होना आवश्यक है। जी, मतलब रेतीली भूमि पे ये ज्यादा पैदावार होती है। भूमि ना हो, भूमि तो मटियार हो जी, लेकिन उसमें रेत की मात्रा भी होनी चाहिए। है। अच्छा, उसके बाद उच्च उर्वरा स्तर हो जी, क्योंकि पहाड़ पर जो है वो पत्तियां गिरती रहती हैं तो उर्वरा स्तर अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए ही तो पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा जलवायु उसको अनुकूल हो गई और भूमि भी इसके अनुकूल पहाड़ी पे मिल जाती है। और क्यों कि उच्च उर्वरा स्तर कब होता है? जब ह्यूमस मृदा में होता है। और ह्यूमस कहाँ से बनता है? पत्तियों के सड़ने से। लो टेम्परेचर पर जब नमी होती है तो पत्तियां बहुत जल्दी सड़ करके और किस में बदल जाती है? ह्यूमस में। और ह्यूमस उर्वरा स्तर का एक विशेष अंग है। उसके बाद क्या है कि इसकी पीएच भी अम्लीय, यानी 4.5 से 6.0 इसका मृदा पीएच होता है, वो मिट्टी अच्छी होती है। और स्वाभाविक है कि जब पत्तियां सड़ती हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनता है तो पीएच अपने आप डाउन हो जाती है। तो ये भी पहाड़ियों पर जो है विशेष तरीके से हो जाता है। मिट्टी गहरी होनी चाहिए, जल निकास अच्छा होना चाहिए। तो पहाड़ों पर तो आप जानते हैं कि ढाली इतना होता है कि उसमें पानी कहीं भरने की गुंजाइश नहीं होती, मतलब नहीं हर चीज एक अनुकूल तरीके से रहती है पहाड़ों पर चाय की खेती करने के लिए। सर आपसे और भी आगे जानेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और भी अच्छी जानकारियाँ चाय की खेती को लेकर। छोटा सा ब्रेक। जो भूमि की बात मैं कर रहा था जी, उसमें भूमि में आयरन, फास्फेट और पोटास होना नितांत आवश्यक है। और जो इसके लिए नाइट्रोजन हम देते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, चेहरे पर अगर आपके दाग और धब्बे हो गए हैं या फिर मुहासे हो गए हैं तो आप परेशान न होइए। ग्रीन टी आपके लिए इसका बहुत अच्छा विकल्प है। यह स्किन में मौजूद बेंजॉइल पेरोक्साइड को रोकती है, जिससे चेहरे पर स्पॉट्स नहीं आते हैं। इसी टिप के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चाय की खेती के बारे में, जिसमें आप हमें बता रहे थे कि इसकी भूमि को कैसे तैयार करना चाहिए या फिर किस प्रकार की भूमि इसके लिए आवश्यक होती है। सर आगे जानना चाहूँगी आपसे। हाँ, तो देखिए, जो भूमि की बात मैं कर रहा था जी, उसमें भूमि में आयरन, फास्फेट और पोटास होना नितांत आवश्यक है। और जो इसके लिए नाइट्रोजन हम देते हैं, तो नाइट्रोजन में कभी भी हमको और फर्टिलाइजर न दे करके अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अमोनियम सल्फेट जो है वो मृदा को अम्लीय बनाता है और अम्लीय मृदा ही इसके लिए जो है उपज के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो अब करना क्या है कि भूमि की तैयारी की बात आपने जो पूछी है, तो भूमि की तैयारी में सबसे बड़ा चीज जो है वो है कि हमारा जल निकास अच्छा होना चाहिए। लेकिन पहाड़ पर आपने देखा है कि क्षरण भी होता है। तो मृदा क्षरण यानी सॉइल कंजर्वेशन का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। तो इस तरीके से जब हम भूमि की तैयारी करते हैं तो हम सॉइल कंजर्वेशन के जितने भी मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। जी, मिट्टी का कटाव होने का मतलब यह है कि हमारी उर्वरा स्तर का नाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो अब क्या करते हैं कि भूमि की तैयारी करने के लिए उसकी अच्छी तरीके से जुताई कर लेते हैं और
इस तरीके से ढाल के विपरीत हम उसको खेत को तैयार करते हैं ताकि हमारा पानी बरसने पर मिट्टी का कटाव ना हो जी। और उसमें अच्छी तरीके से फास्फेट और पोटास और जो हमारी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना इसमें ह्यूमस वैसे ही होता है कि हमको अलग से ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत नहीं पड़ती है जी। तो सर इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है? देखिए, चाय के लिए दो तरीके हैं जी। एक तो है कि जो जब इसमें फूल आता है और फल आता है तो फल में केवल एक ही बीज होता है जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और बीज के द्वारा भी हम नर्सरी तैयार करते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी कटिंग से हम नर्सरी तैयार करते हैं। तो जब बीज के द्वारा जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, 24 घंटे गर्म पानी में बीज को डाल देते हैं जी। और 24 घंटे गर्म पानी में निकालने के बाद फिर उस थोड़ा सा छाया में डाल करके जिससे उसका पानी निचुड़ जाता है और उसके बाद हम क्यारियां बना करके और अच्छी तरीके से उसमें नमी हो उन क्यारियों में इसको बोते हैं। क्यारियां में बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि बीज हमारा कम से कम 4 या 5 सेंटीमीटर पर हम डालें ताकि इसे अच्छी तरीके से नमी मिल जाए, क्योंकि ये देर में जमता है जी। जब ये 1 से 3 महीने का जम करके हो जाता है तो सबसे श्रेष्ठ तरीका ये है कि इसके निकाल करके इसको पौधों को गमलों में लगा दें जी। और गमलों में लगाने के बाद जब ये पौधा गमले में लगने के बाद 30 सेंटीमीटर का हो जाए जी तब खेत में हम इसकी बुआई करते हैं जी। तो इस तरीके से ये हमारा नर्सरी तैयार हो गई। अब उसके बाद हम कटिंग से करते हैं और जो हिंदुस्तान में हमारी चाय की खेती हो रही है वो ज्यादातर जो है हम कटिंग से ही करते हैं जी, क्योंकि हमें बीज जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। तो सर कटिंग की क्या विधि है? हाँ, अब कटिंग कैसे करते हैं देखिए, जब हमारा जो झाड़ी है वो 3-4 साल की हो जाती है तो अनिवार्यता है उसमें कि हर साल हमें कटिंग करनी पड़ेगी जी। कटिंग नहीं करेंगे तो हमको चाय अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो जो कटिंग होती है उसी को हम ले लेते हैं। अच्छा, उससे हम फसल भी लगा सकते हैं? कटिंग लेकर के और उसको हम क्या करते हैं कि उसमें की डालें लेकर के उनको क्या करते हैं कि जो हमारे रूट प्रमोट करने वाले हार्मोन्स होते हैं उसमें उसको डिप करते हैं जी। और डिप करके हम लगा देते हैं तो उससे बहुत जल्दी जड़ें निकल आती हैं। और जब ये जड़ें निकल आती हैं तो जड़ें निकलने के बाद लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी का रुपाई के लिए विशेष ध्यान रखना है जी। तो लाइन से लाइन की दूरी हम 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी हम 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक रखते हैं। अच्छा, इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब जब ये पौधा हमारा 2 साल के बाद तीसरी साल में आ जाता है तब हमारी इसमें कटिंग जो है जिसे कहते हैं छटाई होना परम आवश्यक होता है जी। तो सर आगे की विधि आपसे जानेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चाय की खेती के बारे में विस्तार से। छोटा सा ब्रेक। कि अगर चाय के पौधे को बगैर छांटे हुए छोड़ दिया जाए तो ये पौधा 10 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। अच्छा, अब अगर हमको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है तो उसकी चुनाई कैसे करेंगे जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, अगर आप बालों में अच्छी शाइन चाहते हैं तो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। हालांकि ये उसी पेड़ से बनी होती है जिससे काली चाय बनती है, लेकिन इसे बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। ग्रीन टी को ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है, जिसके चलते इसकी पत्तियों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा रहती है। ये इलेक्ट्रॉन आपके बालों को शाइन देता है। इसी टिप के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुक्ला जी, हम बात कर रहे थे चाय की खेती के बारे में। आपने हमें बताया कि इसके लिए भूमि कैसी पर्याप्त होती है, नर्सरी कैसे लगाई जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी छटाई कैसे होती है। अब देखिए, जब चाय में छटाई बहुत परम आवश्यक है जी। कारण क्या है कि अगर चाय के पौधे को बगैर छांटे हुए छोड़ दिया जाए तो ये पौधा 10 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। अच्छा, अब अगर हमको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है तो उसकी चुनाई कैसे करेंगे जी। तो इसलिए जब 3 से 4 साल का पौधा हो जाता है तो प्रत्येक वर्ष ये आवश्यक है कि इसकी छटाई
की जाए। और छटाई करने पर उसकी हाइट को कितना रखना है, 1 मीटर से लेकर के 1.25 मीटर से ऊंचा हमारी झाड़ी नहीं होनी चाहिए जी। इसी को हम कहते हैं टी गार्डन। तो सर टी का पौधा बड़ा होता है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है, तो सर ऊपर का जो भाग होता होगा उस पर धूप हमेशा पड़ती है, तो क्या वो खराब भी हो जाता है उससे? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जिस पर हम आगे चलने जा रहे थे जी। कि चाय को छाया भी बहुत परम आवश्यक है जी। और इसके लिए छाया के लिए हम क्या करते हैं कि लेगुमिनस प्लांट हम लगाते हैं जिससे इस पर छाया बनी रहे। क्योंकि अगर प्रकाश का सीधा तेजी पड़ेगी तो हमारी पत्तियां, ऊपर की पत्तियां खराब हो जाएंगी, फ्लेवर भी बेकार हो जाएगी जी। तो अब इसकी हम जो छटाई करते हैं वो तो हमारी जो झाड़ी है जिसको हम सर्व कहते हैं वो 1 मीटर से 1.25 मीटर ऊंची नहीं होनी चाहिए। इससे आराम से जो है हम उसकी जो चुनाई करते हैं, पत्तियों की चुनाई करते हैं, वर्ड्स की चुनाई करते हैं, वो आसानी से हो जाती है और इसी को हम कहते हैं टी गार्डन। जो छटाई करने के बाद जो हम तैयार करते हैं इसको हम टी गार्डन कहते हैं। तो छटाई जो है बहुत जरूरी है और प्रत्येक वर्ष करना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब चाय के पौधे 1 मीटर से ऊपर बढ़ जाएं तो उनकी छटाई ज़रूर करें, क्योंकि ऊपर की पत्तियों में जब सीधे सूरज का प्रकाश पड़ता है तो पत्तियाँ ख़राब हो सकती हैं, उसका स्वाद भी बिगड़ सकता है और स्वाद बिगड़ने का मतलब है कि आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर आप आगे भी कुछ और हमारे किसान दोस्तों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए तो एक तो हमारी चुनने में हो गई और अगर हम छटाई नहीं करेंगे तो जो नए किल्ले निकलेंगे जी, वो नए किल्ले में जो पत्तियां निकलती हैं वही हमारी चाय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उन्हीं का फ्लेवर अच्छा होता है। जो पत्ती हमारी पुरानी पत्तियां होती हैं जो गहरे हरे रंग की होती हैं, इन पत्तियों की चाय का कोई फ्लेवर अच्छा नहीं होता, तो इसको हम नहीं चुनते। तो जो शूट्स निकलते हैं इन शूट्स को हम ही चुनते हैं। तो जो हमारी वर्ष होती है उसमें जो कली होती है उसमें 3 से लेकर के 5 पत्तियां होती हैं और उनको जो है हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं चुन करके उनको ही हम। और हर पत्ती का यहाँ तक ये बताया गया जो 3 से 5 पत्ती है, हर पत्ती का फ्लेवर अपना अलग ही होता है जी। तो आवश्यक चीज है प्रूनिंग और छटाई करने के बाद उसमें से निकले हुए जो शूट्स हैं उनका चुनना। तो सर एक चीज़ यहाँ पर मैं और जानना चाहूँगी आपसे कि पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर तो हम सभी जानते हैं कि चाय बहुत अच्छा उत्पादन होता है चाय का, क्या ये मैदानी क्षेत्रों में भी होता है? देखिए मैदानी क्षेत्र में अगर उसकी जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं उस पैरामीटर्स में अब जैसे मान लिया मैं यूपी को ही लेकर के चलता हूँ तो यूपी में क्या है बरसात के दिनों में तो बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है और गर्मी में टेम्परेचर 44 तक पहुँच जाता है जी। जाड़े के दिनों में टेम्परेचर 2 या 3 तक पहुँचता है। तो यहाँ के लिए शूट नहीं करेगा, चाय नहीं करेगी जी, यहाँ खेती नहीं हो सकती चाय की जी। तो सर इसके आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी सिंचाई कैसे की जाती है? देखिए समय समय पर इसकी हल्की सिंचाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद शुरुआत में जब तक 3 साल का हमारा पौधा नहीं हो जाता है तब तक इसमें खरपतवार भी निकलते हैं। तो जो खरपतवार निकलते हैं उन खरपतवारों को भी नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद जब हमारा पौधा 3-4 साल का बड़ा हो जाता है तो फिर नीचे खरपतवार की कोई समस्या नहीं रहती है। और वैसे भी जब छोटे छोटे खरपतवार है भी अगर फसल में तो वो उसकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसको जब झाड़ी है उसको प्रकार खरपतवार जीवित ही नहीं रह पाते हैं तो स्वाभाविक खरपतवार जो है वो काफी विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से जो है समय समय पर हल्की सिंचाई करती रहना चाहिए और खासकर जब हम छटाई करते हैं, छटाई करने के बाद जब शूट्स निकलते हैं उस समय अनिवार्य रूप से सिंचाई करना परम आवश्यक। तो सर इसकी कटाई कब की जाती है? देखिए छटाई के बाद जब शूट्स निकलते हैं तो इन्हीं शूट्स को जो है हम चुनते हैं जी। और ये शूट्स की पहचान क्या है? ये रुएदार शूट्स होते हैं, इनमें कुछ हल्के से हेयर्स होते हैं, इनको हम पीकोई कहते हैं, पीकोई के नाम से पुकारते हैं जी। और जो कलियां होती हैं वो 3 से 5 पत्तियों की जो होती हैं इनकी चुनाई की जाती है। इन पत्तियों को अलग अलग फ्लेवर की चाय बनाते हैं इनसे, और पुरानी पत्तियों को चाय को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा 10 किलो जो हम चुनाई करते हैं तो 10 किलो चुनाई जो करते हैं इससे हमको 2.5 सूखी चाय
मिल जाती मिल है। जाती है। अच्छा, तो सर इसका उत्पादन क्या है? देखिए, अगर हम अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो हमको 800 किलो तक चाय पर हेक्टर उपज मिल जाएगी। उपज मिल जाती है। जी। अगर कहीं पर कोई थोड़ी बीमारी या कुछ हो गया तो इसीलिए हम 400 से 800 का रेंज लेकर के चलते हैं कि अगर हमारी स्वस्थ है और बिल्कुल हमारी कहीं रोग और बीमारी नहीं है तो 800 किलो पर हेक्टर के हिसाब से भी हमको उपज मिल जाती है। तो चाय मीठी होने के साथ साथ मुनाफे भी बहुत अच्छे दे के जाती है। हाँ, देखिए, चाय में कोई ज़्यादा हमारे इंडिया में ज़्यादा वो नहीं है, और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में हमको और फसलें लेने में थोड़ी दिक्कत होती है तो ये चाय बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और इसीलिए आप देखिए कि प्रॉफिटेबल होने की वजह से धीरे धीरे ये इंडिया में नंबर 1 पर आ गई। तो सर क्या ये हर सीज़न में ली जाती है? जैसे अगर गर्मियाँ हैं या सर्दी है या फिर मानसून सीज़न है, तो क्या हर सीज़न में चाय को लिया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे छटाई हमने की, सूट्स निकले, हमने फिर सूट्स उनको तोड़ लिया, तो जब फिर दोबारा सूट्स निकलेंगे तो 3-4 महीने में हमारी तुड़ाई लायक हो जाती है। मतलब एक ही फसल लंबे समय तक हमें, ये तो खड़ी रहती है। ये तो झाड़ियाँ जो है वो ऐसा नहीं 1 साल के बाद खत्म हो जाए, झाड़ियाँ तो चलती रहती हैं, 15-15 साल तक जो है वो झाड़ी चलती रहती है। मतलब एक फसल 15 साल तक उपज दे सकती है। अगर अच्छी उर्वरा स्तर की हमारी जमीन है और ये सब है तो 10 साल से 15 साल तक उन झाड़ियों में, उसके बाद जब पुरानी हो जाती हैं तो हम उनको निकाल देते हैं, उनकी जगह पर दूसरा रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अच्छा, मतलब कि चाय लगाना एक बार है और कमाना बार बार है। बार बार है। जी, तो धन्यवाद सर। इसी के साथ आपसे हम अलविदा लेना चाहेंगे और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, चाय के साथ बिस्किट या अन्य चीज़ें खाने से पेट द्वारा चाय को अच्छी तरह से पचा लिया जाता है। दूसरी ओर चाय के साथ नमकीन या मीठा खाने से शरीर को सोडियम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसी टिप के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और खेती की बातों के साथ फिर से होंगी हाजिर, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।